IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, ये एक संस्था है जो क्या करता है कि वो विभिन्न देशों में अगर लेखांकन के जो कार्य कर रहे हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस संस्था का उपयोग किया जाता है। और ये संस्था क्या करता है कि विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाओं का उपयोग हो रहा है तो उस भाषाओं में ना होकर एक मानक तय करे कि इसी भाषा में सब किसी को अकाउंटिंग का कार्य करना है। इससे क्या होगा कि अलग देशों के व्यवसायी को दूसरे देशों के व्यवसायी के लेखा पुस्तकों में हो रहे जानकारी, हो रहे कमियों या हो रहे गलतियों को जानने में उन्हें सुविधा प्राप्त होगी। और लेखा विवरणों में अगर हेर-फेर किसी प्रकार का किया गया है तो इसको वो देखकर जान जाएगा और समझ पाएगा। अगर वो अलग-अलग भाषाओं में एंट्री कर रहे हैं अपने देश के आधार पे किया जाए, जैसे चाइना का कोई चाइना में एंट्री कर रहा है, मतलब कैश बुक बना रहा है, वित्तीय विवरण बना रहा है, इंडिया में अपने हिंदी भाषा में बना रहा है और स्पेन में स्पेनिश भाषा में बना रहा है। इससे क्या होगा कि अलग-अलग देशों की व्यवसाय कंपनियों का जो वित्तीय विवरण है जानने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना हुई। ये दो संस्थाएं हैं, इसका वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ये दोनों संस्था का स्थापना किया गया क्योंकि IFRS को लाया जा सके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को लाया जा सके। देखिए, IASB द्वारा जारी किया गया लेखा मानक, जो IASB द्वारा जारी किया जाता है लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका उद्देश्य वित्तीय जानकारी को प्रस्तुति में पारदर्शिता लाने के लिए एक समान लेखांकन भाषा उपलब्ध कराना है। जो IASB है वो लेखांकन भाषा उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया। और जो IASB एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन 2001 में क्यों किया गया, क्योंकि IFRS की स्थापना के लिए किया गया। क्योंकि जब तक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करके एक मतलब सेंट्रलाइज्ड भाषा का उपयोग ना किया जाए तब तक किसी अन्य देश की जानकारी किसी अन्य देश की जानकारी में अंतर या क्या हुआ उसमें हेर-फेर होने की काफ़ी संभावनाएं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम लाया गया। आखिर में IFRS की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वित्तीय विवरण को हेरा-फेरी ना हो और हेरा-फेरी को रोका जा सके और इसमें क्या होगा, सामंजस्य स्थापित हो सके, वैश्विक सामंजस्य स्थापित हो सके, वैश्विक निवेश में सरलता ला सके और वैश्विक मानकों को बढ़ावा सके, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो सके। ग्लोबलाइजेशन क्यों? कि वैश्वीकरण लाया जा सके। वैश्वीकरण का ही देन है कि अमेरिका का सामान इंडिया में बेच रहा है, इंडिया का सामान साउथ अफ्रीका में बेचा जा रहा है, साउथ अफ्रीका का चीज़ चाइना में बेचा जा रहा है, चाइना का चीज़ बांग्लादेश में बेचा जा रहा है। वैश्वीकरण का ही देन है, क्योंकि हम IFRS के तहत सारे देश की एक मतलब मानक हम लोग तय किए हैं कि इसी मानक के तहत किसी भी फॉर्म या बड़े-बड़े व्यवसाय या कंपनी का अकाउंटिंग मतलब बुक से वो तैयार किए जाएंगे। जब अकाउंटिंग बुक इस एक ही मानक के तहत तैयार किए जाएंगे तो चाइना के व्यवसायी को इंडिया के व्यवसायी के बुक को समझने में आसानी होगी और वो समझ पाएगा कि इस कंपनी में कमी है या बढ़ोतरी है, उसी आधार पर इस पर इन्वेस्ट करेगा या सामान बेचेगा या उधार देगा। उसी तरह इंडिया का कोई व्यापारी या अमेरिका के व्यापारी से कोई सामान लेना चाहता है तो उसका पहले लेखांकन मानक सब किसी का एक है, तो उसका बुक्स जितने भी अकाउंटिंग बुक है उसको ये पढ़ सकता है, देख सकता है, उसका बैलेंस शीट देख सकता है कि इस कंपनी के क्या स्टेटस है, इसे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उससे माल खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को लाएगा। अलग मान लीजिए कि चाइनीज भाषा में लिखा रहा है, इंडिया का हिंदी में लिखा रहा है, तो ना इंडियन वाला चाइनीज के बुक सब रिकॉर्ड समझ पाएंगे और ना आप चाइनीज वाला इंडिया का समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो भी अपने कुछ कमियां को या दोष को छुपा सकता है और भारत में भी अपने कमियां दोष को छुपा सकता है, इधर उधर हेरा फेरी कर सकता है और पैसा लेके वो कंपनी डूब सकता है या उसका हेरा फेरी करके पैसा को डुबाया जा सकता है। इसीलिए एक
निश्चित मानक लाया गया जिसे हम IFRS कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब कक्षा को एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। इसी तरह हमारे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देखते रहिए, आपके सारे मतलब जितने भी कन्फ्यूजन सारे क्लियर किए जाएंगे। आगे के वीडियो में कोशिश रहेगा कि ये चैप्टर ख़त्म करके हम लोग तीसरा चैप्टर बताएं, जिसमें जर्नल एंट्री और लेखांकन समीकरण से स्टार्ट किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिन्होंने अभी कॉमर्स में एडमिशन लिया है, उनको समझने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। अब विभिन्न प्रकार के वीडियो से बचे, अलग अलग वीडियो से बचे, जिसमें बच्चे मतलब पढ़ाई कम और बात इधर उधर की बातें ज़्यादा होती है। इससे आपका समय बर्बाद होता है। रंग बिरंगा चीज़ दिखाएगा, रंग बिरंगा फोटो दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, रंग बिरंगा लड़की आएगी, उसमें पढ़ाएगी और उसको समझाए या ना समझाए, वो टाइम आपका किल करेगा। ठीक, हम लोग टू द पॉइंट, टू द कंसेप्ट चल रहा है। इसी तरह आप लोग बने रहे। अगर किसी प्रकार की कमी आप लोग को लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, सर ये चीज़ कमी आ रही है, चाहे ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हम लोग को बताएं। अगर हमको वो चीज़ समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको फिर से हम लोग अगली कक्षाओं में टैकल करके पढ़ाएंगे। थैंक यू।